अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बेटा, इसमें जो हमारा पहला एडिटोरियल है जिसका टाइटल है न्यू कॉरिडोर्स, और ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सी पैक के पर्सपेक्टिव में जो है वो लिखा जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कॉरिडोर से ही अंदाजा हो रहा है। बेसिकली बेटा, आपको पता ही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जो है वो 5 न्यू कॉरिडोर जो है वो लॉन्च करने का फैसला किया विद असिस्टेंस ऑफ चाइना। अब वो 5 कॉरिडोर कौन से हैं? एक है लेवलीहुड कॉरिडोर, इनोवेशन कॉरिडोर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर एंड रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर। अब इसमें जो लेवलीहुड कॉरिडोर है, इसमें बेसिक फोकस होगा कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। और वो कैसे इम्प्रूव होगी? बाय क्रिएटिंग जॉब्स। न्यू इंडस्ट्रीज ओपन की जाएंगी जिससे लोगों के लिए जॉब्स आएंगी। ज्यादा फैमिलीज की इनकम स्टेबल होगी, तो उससे जो है वो आपकी लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद इनोवेशन कॉरिडोर, इसमें जो है आप यंग पीपल को जो है वो न्यू स्किल्स, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो है वो उन्हें स्किलफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें और कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, इनको जो है वो न्यू स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉरिडोर। इसमें बेटा वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं उनको जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। लाइक आपके रोड्स को इंप्रूव किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को लगाया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रीन कॉरिडोर। अब ग्रीन कॉरिडोर नाम से पता चल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो कुछ काम करेगा। तो बेसिकली ग्रीन कॉरिडोर जो है ये इन्वेस्ट करेगा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इससे ना सिर्फ हमारा जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, उनके ऊपर रिलायंस कम होगा, बल्कि इससे रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नई जॉब्स भी आएंगे। अब जैसे आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का काम जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर। रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है वो इसका मकसद होगा रीजन के दरमियान ट्रेड लिंक्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। और उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा। तभी तो आपकी जो है वो ट्रेड लिंक्स इंक्रीज होंगे। और इसमें ये होगा कि दो ममालिक के दरमियान, तीन ममालिक के दरमियान या डिफरेंट ममालिक के दरमियान जो है वो अ, ये जो ट्रेड का अमल है इसको स्मूथ बनाया जाए और इसको ईजियर बनाया जाए। और पाकिस्तान की इस रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है एज एज ए लॉजिस्टिक हब, वो भी जो है वो इंक्रीज होगी। सो ये 5 नए कॉरिडोर जो है वो इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब इन नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2018 से आपको पता ही है कि जो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम जो है वो स्लो हो चुका है। और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आ जाना, और उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गई। पेंडेमिक ने भी काफ़ी सारे जो है वो मामलात को स्लो डाउन कर दिया। तो अब कुछ की प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंप्लीट होना जो है वो बड़ा जरूरी है, लाइक आज़ाद पतन और कोहाला जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की एनर्जी कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देंगे और 1800 मेगावाट तक जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं, 1800 मेगावाट। तो इसके ऊपर जो है वो काम जल्द अज जल्द कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह ML1 रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि शुरू में $10 बिलियन का था, अब उसको रिवाइज करके $6.8 बिलियन पे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की रेलवे को जो है वो मॉडर्नाइज करेगा। अब इसके अंदर भी काफी सारे डिलेज हैं, लेकिन जब ये मॉडर्नाइज हो जाएगा। ML1 बेटा मेन लाइन 1 को जो है वो शो करता है, ये कराची से पिशावर तक जो है वो कनेक्ट करेगी। और इसमें जो है वो आपके ट्रैक्स को चेंज किया जाएगा, ट्रैक्स को एक्सपेंड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर फास्ट ट्रेन्स भी चल सकेंगी, लोगों की जो है नकलो हरकत और सामान की नकलो हरकत जो है वो जल्दी हो जाएगी। तो उसके लिए जो है वो आपको इस पूरी लाइन को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये फेजेस में काम होगा, लेकिन अभी ये काम जो है वो डिले का शिकार है। तो इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि जो है वो पाकिस्तान अपने जो मकासद है वो हासिल कर सके। इसी तरह
जो लोकल कोल एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो है वो लेके जाना पड़ेगा। आपके जो लोकल कोल पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। तो ये कुछ मसाइल हैं, ये कुछ चीजें हैं, इनको जो है वो कंप्लीट करेंगे तो आपका फेज 2 जो है वो तेजी से जो है वो अपने जो इन फेज 2 के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम और भी है जिसके ऊपर पाकिस्तान को खास तवज्जो देनी है, वो है टेररिज्म। क्योंकि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं या सी पैक के अंदर कुछ देरी आई है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नो डाउट उसका अमल दखल है, कोविड का अमल दखल है, लेकिन टेररिज्म का भी अमल दखल है। तो पाकिस्तान को टेररिज्म को भी सीरियसली लेना चाहिए और सीरियसली जो है इसको अप्रूव करना चाहिए ताकि हमारा फेज 2 जो है वो कामयाब हो और जो मकासद हम इससे हासिल करना चाहते हैं वो हमें हासिल हो। तो ये बेटा इसके एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। बेटा सेकंड एडिटोरियल ये भी पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इसराइल का जो गजा के ऊपर जालिमाना कार्रवाइयाँ हैं और इसराइल जो जुल्म सितम कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर उसके पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। अब बेसिकली आपको पता है, ये भी पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जो अटैक हुआ था इसको इंडियन मीडिया ने और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है पर्टिकुलरली राइट विंग जो पॉलिटिशियंस और पब्लिक ओपिनियन जो है राइट विंग पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया इस हमले को। और क्योंकि इस हमले को सपोर्ट करना उनका बनता था, एक तो वो मुसलमानों से नफरत, राइट विंग पॉलिटिशियंस और राइट विंग जो पब्लिक है वो मुसलमानों से नफरत रखती है, माइनॉरिटीज से नफरत रखती है। और दूसरा ये बिल्कुल वैसा ही एक्शन था जैसा एक्शन इंडिया जो है वो कश्मीर में ले रहा है। इंडिया कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहा है, इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। तो दोनों जो है वो क्या कहते हैं एक जैसे एक्शन ही कर रहे हैं, तो दोनों फिर एक दूसरे के एक्शंस को सपोर्ट भी करते हैं। सिंस 2014 बेटा इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इसराइल। उससे पहले भी थे लेकिन 2014 के बाद इनके रिलेशन बहुत बेहतर हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। और उसकी वजह थी मोदी की हुकूमत का आना, क्योंकि मोदी की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलती है और वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है। तो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी जो रखने वाला जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी रखने वाले किसी भी मुल्क से जो है अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। तो रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इंडिया जो है इसराइल को वेपन्स सप्लाई करता है और वो वेपन्स जो है वो गजा में यूज होते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली एक कार्गो शिप जिसका नाम बोरकम था उसको जो है वो स्पेनिश कोस्ट के अंदर जो है वो 15 मई 2024 को उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसमें पाया गया कि उसके अंदर वेपन्स थे जो कि इंडिया से लाए गए थे। और वो वेपन्स में रॉकेट इंजन्स थे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थी और ये सारा वेपन्स जो है वो इसराइल जा रहा था और वही वेपन फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर यूज होना था। एक मिसाइल जो गजा में ड्रॉप किया गया उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था मेड इन इंडिया, जो इस बात को सजेस्ट करता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में फलस्तीन की मुखालफत में और इसराइल की सपोर्ट में है। उसके अलावा अ, इस बात के भी सबूत है कि इंडियन आर्मी जो है वो बड़ी तेजी से इसराइली आर्मी को जो है वो वेपन्स प्रोवाइड कर रही है। इंडिया की जो इंडिया के जो माइग्रेंट्स है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सॉरी इसराइल में रहते हैं, उनका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और पहला इसराइली सोल्जर जो इस करंट इशू में मारा गया वो इंडियन ओरिजिन का था। उसका वो इंडियन ज्यूस था, नाम उसका गिल डैनियल इस तरह का कुछ नाम था। तो वो पहला शख्स था जो इसमें मारा गया और वो इंडियन ओरिजिन था। इसका मतलब ये कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वेपन्स के थ्रू भी है और इंडिया अपने डायस्पोरा के थ्रू भी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो करवा रहा है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एक्शंस इंडिया क्या करता है, कोई भी करारदाद जो गजा से रिलेटेड हो, गजा में सीज फायर से रिलेटेड हो या इसराइल के खिलाफ हो, इंडिया उसमें वोट नहीं डालता, एब्सेंटिज्म शो करता है। और इंडिया के और इसराइल के इकोनॉमिक टाइज भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। इवन जो है इसराइल जो है वो बहुत सारे वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है इंडियन वर्कर्स के साथ, जिससे इनके इकोनॉमिक रिलेशंस का भी पता चलता है। अब अगर हम मीडिया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडियन मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, गोदी मीडिया मोदी के वो सारे मोदी के ही फेवर में बात करते रहते हैं। और दुनिया में मीडिया का रोल होता है वॉच डॉग का, कि वो
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने एक्शंस को बेहतर करे। इंडिया के अंदर उल्टा रवाज है, जो मीडिया है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और अपोजिशन को लताड़ना शुरू कर देता है, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो इंडियन मीडिया प्रो इसराइल है, प्रो इसराइल नैरेटिव जो है वो मीडिया में चलाता है, इसराइल के ही मामला दिखाता है और फलस्तीनियों के ऊपर जो होने वाले जुल्म सितम है उसको डाउन प्ले करता है। प्रो इसराइल सेंटिमेंट्स इंडिया की जो पब्लिक रैलीज होती हैं सोशल मीडिया, वहां पर नजर आते हैं। स्लोगन्स आपको जो है वो वहां पर इंडियन सोशल मीडिया पे इसराइल की सपोर्ट में नजर आते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे मीम्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, वो सारे के सारे फलस्तीन के खिलाफ और इसराइल की सपोर्ट में हैं। तो इससे इन सब से हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो काफी हद तक इसराइल के अंदर जो इसराइल जो फलस्तीन के अंदर जुल्म सितम कर रहा है उसमें इंडिया भी बराबर का लेकिन खामोश शरीकदार है या शराकतदार है। अब इसकी इसराइल जो मामला फलस्तीन में कर रहा है और जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ की ओपन वायलेशन है और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है। तो यही चीज बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो डिस्कस की गई थी। और इसके कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो होने वाला जुल्म सितम है, जो जेनोसाइड है, उसको सपोर्ट करना भी इसी तरह ही है जिस तरह से आप खुद उस जेनोसाइड का हिस्सा बन रहे हैं और इंडिया उसमें बराबर का जो है वो परपेट्रेटर है। ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया था। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर जो है वो लिखा गया है और इसका टाइटल है टेक्सटाइल क्राइसिस थ्रेटन्स पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी इकोनॉमी का एक क्रूशियल पार्ट है, लेकिन काफ़ी अरसे से इसको जो है वो मसाइल का सामना है और इन मसाइल की वजह से इंडस्ट्रीज खतरे में है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा और लोगों की जॉब्स भी चली जाएंगी। अब इसमें की इश्यूज क्या है? की इश्यूज ये है कि बेटा पाकिस्तान के अंदर कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है। आल्दो पाकिस्तान में जो इस दफा पर जो पिछले माली साल के अंदर प्रोडक्शन हुई है कॉटन की, वो 13.1% ज्यादा है। लेट मी राइट, 13.1% ज्यादा है प्रीवियस ईयर्स के। हम सॉरी बच्चे, एक कॉल आ गई थी बीच में। तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस साल कॉटन की प्रोडक्शन हुई है वो 13.1% उसकी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, लेकिन फिर भी हमारी जरूरत के हिसाब से कम है। और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन है हमारे जीडीपी के अंदर जस्ट इसका शेयर 0.7% है। 0.7% जीडीपी के अंदर अगर आपकी कॉटन का शेयर है, और कॉटन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कलीदी जो है वो किरदार अदा करती है। मतलब कॉटन के बगैर आप कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करेंगे? तो आप समझ लें कि अगर इसकी प्रोडक्शन या इसका जो हमारी जीडीपी में शेयर 0.7% है, तो फिर जो है वो कॉटन इंडस्ट्री को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मसला तो फिर आना ही है। तो मसला ये है कि आपकी जो लोकल कॉटन प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारे टेक्सटाइलियंस हैं उनको जो है वो रिलाई करना पड़ता है इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर, जो कि कॉस्टली है, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जब दूसरी वजह बेटा कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली डिवैल्यू हो रही है। इस डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से इंपोर्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। मतलब वो चीज जो पहले आपको $10,000 में पड़ती थी, अब आपको $12,000 में पड़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कम फैक्ट्रीज के जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए। तीसरा, गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं करती। अगर मैं आपको बांग्लादेश की बात करूं, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, हमारा हमारा हिस्सा था, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइलियंस को या टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को सब्सिडीज देती है ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो और जो प्रोडक्ट्स बने वो सस्ती हों और कंपेटिटिव जो है वो एडवांटेज उनको हासिल हो। पाकिस्तान में ऐसा जो है वो अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिकान हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लिटिल सपोर्ट जो है वो उनको मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने में प्रॉब्लम होती है। फिर चौथा मसला ये है कि बेटा आपकी फैक्ट्रीज जो है वो शट डाउन हो रही हैं।
जिसकी वजह से मैस अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तकरीबन 2 लाख के करीब अपने मुलाजमीन जो है वो नौकरियां खो चुके हैं। सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में 100 के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो है वो जो छोटे बड़े यूनिट मिला के बंद हो चुकी हैं, जिसने हजारों वर्कर्स और फैमिलीज को जो है डिस्टर्ब किया है। अब करने की जरूरत क्या है, एक्शन क्या लेना है? आपको एक तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट को जो है वो एनर्जी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं वो कम करने की जरूरत है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट जो है वो कम करे, ताकि जो है वो फाइनेंसिंग अफोर्डेबल हो जाए लोगों के लिए। गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, टैक्स ब्रेक्स लगानी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करना चाहिए, इससे भी जो है वो फायदा हो सकता है। जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ये वो तरीक़ेकार है जिससे आप जो है वो अपनी कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका नुकसान पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ, आम आवाम के साथ, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, सॉरी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है दैट इज कर्बिंग डिसइंफॉर्मेशन, और ये द नेशन न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है। अ, इसका जो पर्सपेक्टिव है ये बेसिकली जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है उसके पर्सपेक्टिव में है। इसको बताने से पहले मैं आपके साथ एक टर्म डिस्कस कर लूं, दैट इज क्लिक बैट। आप लोग बता दीजिएगा कि मैं आईटी का पर्सन नहीं हूं तो मुझे इसकी एब्रिविएशन एग्जैक्ट शायद ना पता हो, बट मैंने कोशिश की है। क्लिक बैट जो है, या बाइट, इसको जो भी बोल दें, क्लिक बाइट या बेयर क्लिक बैट एक इज अ टाइप ऑफ ए कंटेंट जिस जो डिजाइन किया जाता है ताकि उसको देख के लोग जो है वो क्लिक करें, और जो जिस बंदे ने वो कंटेंट क्रिएट किया है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। जितने क्लिक्स उतने ज्यादा पैसा। और इस काम के लिए फिर वो सेंसेशनल न्यूज, झूठी न्यूज, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैला देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो लिखा होता है जी कि तबाही मच गई, आग लग गई, मर गए लोग, और फिर लोग उस पर क्लिक करते तो पता चलता है जी कि वो खुदा के दुनिया के दूसरे कोने में कोई जो है वो हल्की सी आग लगी होती है किसी इलाके में, उसमें 2-3 जानदार चीजें मर गई होती हैं, तो उसको जो है वो हाईलाइट करके इस तरह से बताते हैं कि देखने वाले को लगता है कि शायद हमारे मुल्क में जो है वो क्या कहते हैं, मसला मसाइल हो गया। तो इस ये क्लिक बैट होती है, और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों से उस कंटेंट के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की उसके ऊपर क्लिक करें, और पर क्लिक जो है वो आपको पैसे मिलते हैं, और इससे आपकी जो है वो वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये बताने का मकसद क्या है? इसको बताने का मकसद, मैं थोड़ा सा जो है ना इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले इस बात के बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। बेटा पाकिस्तान के एक 31 साल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फरहान आसिफ फ्रॉम लाहौर, जिनका जर्नलिज्म में कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो एक वेबसाइट चैनल 3 नाउ के नाम से जो है वो रन कर रहे हैं, जिससे वो क्लिक बेट कंटेंट के थ्रू जो है वो पैसा कमाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। जिसमें वो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों और उसके ऊपर जो है वो क्लिक करें, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो। आपको पता ही है, लोग जिस तरह मैंने बताया झूठी इन्फॉर्मेशन दिखा के जो है वो आपसे क्लिक ले लिया जाता है। तो लोग वो इसी तरीके से जो है वो अपना पैसा कमाता था। अब फरहान आसिफ साहब ने किया क्या है? फरहान आसिफ साहब ने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो एक फेक न्यूज जो है वो जो है वो पब्लिश की, और उस फेक न्यूज के नतीजे में जो है वो यूके के अंदर लास्ट कुछ 8-10 दिन पहले जो है वो फसादात शुरू हो गए, बल्कि 1 अगस्त से ही फसादात जो है वो शुरू हो रहे थे, और उसमें काफी ज्यादा जो मुसलमानों के ऊपर और असाइलम सीकर्स के ऊपर जो है हमला किया गया। बेसिकली इसने अपने चैनल 3 नाउ जो कि इसकी वेबसाइट थी, वहां पर इसने जो है वो एक फेक इंफॉर्मेशन लिखी, जिसमें लिखा गया कि जी एक मुस्लिम असाइलम सीकर ने जो है वो यूके के अंदर नाइफ अटैक किया है, जिसके नतीजे में 3 बच्चियां जो यंग गर्ल्स, छोटी ये बच्चियां थी, चाइल्ड चिल्ड्रन इवेंट्स के ऊपर उनकी जो है वो मौत हो गई है। अब ये न्यूज फेक थी, उसने जो है वो लाहौर में बैठ के पता नहीं जो है वो उसने ये फेक न्यूज लगा दी। अब वो फॉल्स न्यूज जो थी वो बड़ी तेजी से ऑनलाइन फैल गई, जिससे जो है वो यूके के डिफरेंट सिटीज में, टाउन्स में जो है वो फसादात शुरू हो गए। जो भी राइटर्स थे, जो राइट विंग लोग तो फिर हर जगह पर ही होते हैं, तो जो राइट विंग लोग जो थे वो घरों से निकले और उन्होंने मस्जिदों पे और वो उन तमाम होटल्स पे जहाँ पर, या उन तमाम जगहों पर जहाँ पर असाइलम सीकर जो है वो रह रहे थे, उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए।
अब ये जो फाल्स इंफॉर्मेशन जो फरहान आसिफ की वेबसाइट से फैली, इसको तकरीबन सोशल मीडिया पे 27 मिलियन लोगों ने जो है वो देखा। और ये जो है वो इससे परसेप्शन ये गई कि जो अटैकर था वो मुसलमान था, एक माइग्रेंट था या रिफ्यूजी था। और इसने जो है वो फिर राइट विंग लोगों को जो है वो मौका दे दिया, और उन्होंने फिर क्या किया जी, मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दिया। फरहान आसिफ, ये तो बच्चे आपको, सॉरी, फरहान आसिफ का जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है वो तो आपको पता चल गया है। अब हम इस एडिटोरियल के ऊपर आ जाते हैं। एडिटोरियल कहता है कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने पर फरहान आसिफ साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। और उसने जो है वो एडमिट भी किया है कि वो एक फेक ट्विटर अकाउंट चला रहा है, चैनल न्यूज चैनल 3 के नाम से, और जहां पर जो है वो झूठी इंफॉर्मेशन फैलाता है, जिससे इवेंचुअली जो है वो, उसका मकसद शायद ना हो बट इवेंचुअली उससे वायलेंस जो है वो फैला। अब इस इंफॉर्मेशन को मैंने जैसे आपको बताया कि 27 मिलियन लोगों ने जो है वो देखा। इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स लाइक डेली मिरर, बीबीसी और इवन ट्विटर प्लेटफॉर्म पे भी इसको जो है वो बड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, और जिससे सिचुएशन मजीद वर्स होगी। किसी ने भी जो है ना चेक करने की कोशिश नहीं की कि ये सच है कि गलत है। अब यूके ने जो है वो बड़ी क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और जो लोग भी रेसिस्ट कमेंट्स दे रहे थे, रेसिस्ट इंफॉर्मेशन को फैला रहे थे, फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैला रहे थे, उनको अरेस्ट किया। उनको जो है वो फौरी तौर पे सजाएं दी, फाइन्स लगाए। ये शो करता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप फॉल्स इंफॉर्मेशन को, फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वाले को फौरी तौर पे अरेस्ट भी कर सकते हैं और उनको क्विकली अंडर लॉ पनिश भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो आसिफ के खिलाफ जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने का केस जो है वो दायर कर दिया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि शो करता है कि पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन को लेके बड़ा सीरियस है, कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। अब करना चाहिए क्या चाहिए, रादर देन आप ट्विटर को बैन करें, फेसबुक को बैन करें, व्हाट्सएप को डाउन करें, जिससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ कट जाए और पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स बेरोजगार होकर बैठ जाएं। इसकी निस्बत गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस करे कि किस तरीके से जो है वो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किस तरीके से इन लोगों को जो है वो फौरी तौर पे सजाएं दी जा सकती हैं। तो तो इस एडिटोरियल की अगर हम समरी बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जरूरत सोशल मीडिया को बैन करने की नहीं है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने की है, और यही बेस्ट फॉरवर्ड है जिससे पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ सकता है, रादर देन बैनिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है उसका टाइटल है साइंस ऑफ ट्रबल, और ये डॉन न्यूज से लिया गया। बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी का बढ़ता हुआ थ्रेट है उसके पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। ये कहता है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिलिट्री को जो है वो ये जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए थ्रेट से जो है वो सीरियसली या अर्जेंटली लड़ने की ज़रूरत है। अगर इसको फौरी तौर पे हल ना किया गया तो ये पूरे कंट्री में टेररिज्म की एक नई वायलेंस वेव जो है वो, या वायलेंस की नई वेव जो है वो स्टार्ट कर देगा, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। पर स्पेशली उस वक्त जब पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी वीक है। तो पाकिस्तान, आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसकी रिसेंट एग्जांपल आपको पता चलता है कि 3 सोल्जर्स हमारे बाजोड़ के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। जो कि अफगान बॉर्डर के करीब जो हुई है लड़ाई। और ये एक बड़ा परेशान कुन साइन है कि पाकिस्तान के जो बहादुर सोल्जर्स हैं, ये टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए बहुत ज्यादा तादाद में इनकी जो है वो जाने जा रही हैं। अभी तीरा वैली से अलार्मिंग रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर इस्लाम, उन्होंने जो है वो कुछ एरियाज में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बेटा आप लोगों ने बताना है कि तीरा वैली जो है वो किस एरिया में पाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा के। और जो लश्कर इस्लाम ग्रुप है इसके, तो ये तो माजी में भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्टिव रहा है इन्हीं इलाकों में। और इनका जो लीडर था मंगल बाग, उसको 2021 में अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एलिमिनेट किया गया। तो इसका दोबारा से जो है वो वापस आना, इस ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा से रीअपेयर होना पाकिस्तान के लिए परेशान कुन बात है। अब पाकिस्तान को जो करना क्या है, पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर इक्विपमेंट्स और बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आईएसपीआर के मुताबिक 139 सोल्जर जो है वो हमारे जुलाई 2024 तक दहशतगर्दों के साथ जो है वो लड़ाई में शहीद हो चुके हैं।
और अब उसकी वजह ये है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो अनकन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, जिससे जो है वो हमारी जो ट्रेडिशनल मिलिट्री है वो या ट्रेडिशनल मिलिट्री उसको समझ नहीं पा रही। फॉर एग्जांपल गुरिल्ला वॉरफेयर हो रही है, हिट एंड रन अटैक, हमला किया और भाग गए, या घात लगाकर हमला कर दिया, स्नाइपर अटैक्स कर दिए, रोड साइड बॉम्ब लगा दिए। तो ये वो चीजें हैं, या क्या कहते हैं, सुसाइड बॉम्ब्स कर दिए। ये वो अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं जिनके ऊपर ट्रेडिशनल मिलिट्री जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होती, या लगता है कि उनको थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो करने की जरूरत क्या है कि न्यू स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनानी चाहिए जो इन अनकन्वेंशनल मेथड्स के ऊपर ट्रेंड हो, ताकि इन जो है वो टेररिस्ट को आउटस्मार्ट किया जा सके, इनको एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को भी इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि टेररिस्ट का खात्मा जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। अब फैक्ट ये है कि जो टीएलपी, टीटीपी और एलआई, लश्कर इस्लाम, ये आज़ादाना तरीके से तीरा वैली के कुछ इलाकों में जो है वो घूम रहे हैं। और लोकल्स का तो ये भी कहना है कि जिन इलाकों में मिलिटेंट्स घूम रहे हैं वहाँ पुलिस और लेवीज लेवीज जो ये लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये वहाँ पर नजर नहीं आ रहे। रेजिडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो उनसे ज़बरदस्ती खाना और पनाह मांगते हैं, जिसको वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे उनको देने से तो वो फिर उनको जो है वो मार सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने शहरियों को टेररिस्ट के रहमो कदम पे नहीं छोड़ सकती। गवर्नमेंट को मस्ट अपनी अथॉरिटी जो है वो रीअसर्ट करनी होगी, और किसी भी वायलेंट ग्रुप को जो है वो गवर्नमेंट के पैरेलल एक गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और लोगों को जो है वो यरगमाल बनाने की ज़रूरत या इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री बताती है कि ऐसे काम वजीरिस्तान और मालाकंड में भी हो चुके हैं, जिससे फुल स्केल इंसर्जेंसी ने जो है वो जन्म ले लिया था। तो इससे पहले कि तिरा वैली में भी हालात इतने खराब हो जाएं, हुकूमत को फौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। स्टेट को लर्न करना चाहिए अपनी पास्ट की मिस्टेक से। और आजकल हम सुनते हैं डिजिटल टेररिज्म और ऑनलाइन थ्रेट जो है, गवर्नमेंट की सारी तवज्जो इसी के ऊपर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अभी इसके ऊपर भी काम करे, लेकिन जो मेजर फोकस है वो आपके लिए फिजिकल थ्रेट्स हैं, वही रियल थ्रेट्स हैं जो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स आपके लिए जो है वो पोज कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ लड़ने की जरूरत है। डिजिटल टेररिस्ट या ऑनलाइन थ्रेट्स है, इनको बाद में भी देखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट एंड मिलिट्री मस्ट क्विकली एंड डिसिसिवली एक्ट टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज। और अगर इन साइंस को, जो हमारे लिए बड़े ट्रबलिंग है, जैसे मैंने बताया कि 3 हमारे सोल्जर शहीद हो गए, इनको गवर्नमेंट्स और हमारे इदारे अगर इग्नोर करेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो वेव ऑफ वायलेंस आएगी वो फिर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और ना ही हम उसको अफोर्ड कर सकते। तो बेटा ये जो है वो एडिटोरियल में बात की गई थी। तो ये बेटा आपके साथ कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस किए हैं, कि सारे एडिटोरियल्स डिस्कस नहीं हो सकते, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो बाकी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।